हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, हमने आप लोगों के साथ पढ़ा रहा था। उसमें 3 चैप्टर को आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग चौथे चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग चौथा चैप्टर को देखने वाले हैं। चौथा चैप्टर का नाम है मानचित्र। ठीक है, अब ये मानचित्र होता क्या है उसके बारे में समझेंगे कि मानचित्र हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और मानचित्र से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उससे स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर पढ़ेंगे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और सबका अलग अलग जगह पे क्या क्या यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मानचित्र के बारे में हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी का। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानचित्र। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आराम से समझते चलते हैं। ठीक है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग इससे जो पहले पूरे चैप्टर पढ़े हैं उसमें 3rd नंबर चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब क्या होता है? एक पृथ्वी का छोटा सा ही रूप होता है। ठीक है, अब पूरे पृथ्वी को छोटे से ग्लोब पे दिखाना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। पूरे सारे चीज़ों को अच्छे से दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है इस चीज़ को, ग्लोब में अध्ययन करने की कुछ सीमाएं होती है। ठीक है, जब हम पूरी पृथ्वी को अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपना देश को, अपने राज्य को या अपने ज़िला को या अपने शहर को या अपने गांव के बारे में अध्ययन करना होगा तो यह ग्लोब हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। उस समय उपयोगी कौन होता है? उस समय उपयोगी होता है मानचित्र, जो एक मतलब छोटे स्केल पे बनाया हुआ मानचित्र होता है। वो मतलब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे ग्लोब अगर हम ले लेते हैं उसमें हम अपने गांव को देखना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी को एक साथ दिखाया जा रहा है ग्लोब में। ठीक है, तो मानचित्र क्या होता है कि स्पेशल मानचित्र होता है। अपने ज़िले का अगर स्पेशल मानचित्र निकालेंगे तो हमारे ज़िले में जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी गाँव, उसका केवल दिखेगा। उसी तरीके से अब हम अपने अगर प्रखंड का मानचित्र निकालेंगे तो उसमें गांव का दिखेगा, कुछ प्रमुख जगह को दिखेगा। लेकिन हम जब अपने गांव का मानचित्र को निकालेंगे तो उसमें हम पूरे डिटेल से देख पाएंगे कि इसमें कौन सा जगह पर क्या चीज़ है, कैसे कैसे हमारे गांव का स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब ये क्या है कि हमारा जो अब अगर हम अपना गांव, शहर या इस तरीके का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो ग्लोब होता है वो उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में मानचित्र का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम लोग मानचित्र का उपयोग करते हैं और जो वहाँ पे बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ठीक है, देखिए ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। यही चीज़ जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र क्या होता है कि पेपर पर उसको ड्रॉ कर करके पूरे नक्शा को, मतलब पूरे गांव किस तरीके से व्यवस्थित है या पूरा जिला किस तरीके से व्यवस्थित है या पूरा राज्य किस तरीके से व्यवस्थित है, उसको एक चपटे नक्शे पर, मतलब एक पेपर पर ड्रॉ करके दिखाया जाता है कि ये इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। लेकिन पूरी तरीके से पूरे गोलाकार सतह को चपटा करना असंभव जैसा काम होगा। और पूरी, जैसे देखो पृथ्वी पूरा क्या है, गोल है। पृथ्वी पूरा गोल है तो उसमें सभी को एक ही पेज पर उतार देना पॉसिबल, मतलब उस तरीके का, मतलब ये काल्पनिक तरीके से किया जा सकता है। जैसे विश्व का हम लोग मैप बना देते हैं, विश्व का मानचित्र बनाते हैं तो उसमें पूरे विश्व को दिखा देते हैं एक चपटे सतह पर। वही चपटा सतह क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। लेकिन वही गोल जो पृथ्वी है उसी तरीके का आकार दे करके और हम अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब पूरा मतलब गोल आकार का। ठीक है, आगे हम लोग चलिए बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। जैसे कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ जैसे ऐसे मानचित्र होते हैं जो एक छोटे से क्षेत्र को दिखाते हैं, छोटे से क्षेत्र को दिखाते हैं और उसमें पूरा डिटेल से दिखाते हैं कि कहाँ, जैसे अगर आप लोग गांव का मैप देखे होंगे, जो गांव का नक्शा होता है उसमें कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे 3 कोनिया सीमाना है, कहाँ पे
बरगद का पेड़ है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे नली गया हुआ है, कहाँ पे नदी है, इस तरीके से सारा दिखाया हुआ रहता है उसमें, ठीक है। कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे क्या, मतलब सारे कुछ को दिखाया हुआ रहता है। कहाँ गुरुद्वारा है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे अलग अलग चीज़ों को, इस तरीके हॉस्पिटल कहाँ पर है, इस तरीके से कहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस किया गया है, इन सारी चीज़ों को मतलब दिखाया हुआ रहता है, ठीक है। तो दूसरे, अब देखते हैं आगे, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब इस एक एटलस बन जाता है। एटलस बुक जानते होंगे कि आप लोग पास अगर होगा तो वो पूरा अलग अलग जगह का एक ही किताब में संकलित किया हुआ रहता है, तो उस बुक को एटलस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब क्या होता है कि मानचित्र जो होता है वो ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब में एक केवल स्ट्रक्चर दिया जाता है कि ये स्थान यहाँ पर है, लेकिन जो मानचित्र होता है उसमें डिटेल में दिखाया जाता है कि किस जगह पर क्या स्पेसिफिक चीज़ है, कौन सा गांव में क्या है, कौन सा ज़िले में क्या चीज़ कहाँ पर उपस्थित है, उन सारे चीज़ों को मानचित्र में दिखाया जाता है, ठीक है। अब मानचित्र के प्रकार के बारे में अगर पढ़ते हैं तो पहला टाइप आता है भौतिक मानचित्र, ठीक है। भौतिक मानचित्र में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं? भौतिक मानचित्र में हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इस सबको दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि कहाँ पे प्लेन भूमि है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदी बह रहा है, इस तरीके से कहाँ पे महासागर है, उस तरीके का चीज़ को जो जिस मानचित्र में दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। भौतिक मानचित्र किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग मतलब जैसे कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे क्या है, पठार है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे मैदान है, इन सारी चीज़ों को जब जिसमें दिखाया जाए, जिस मानचित्र के माध्यम से दिखाते हैं तो उसको बोला जाता है भौतिक मानचित्र, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों को, नगरों को, शहरों को तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों को उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। इसमें मतलब राज्य का सीमा कहाँ तक गया है, नगर का सीमा कहाँ तक गया है, शहर कहाँ तक है, गांव का सीमा कहाँ तक है, और विश्व का मानचित्र में अगर दिखाते कौन सा देश कहाँ तक है फैला हुआ, उन सारे चीज़ों को अगर जिस मानचित्र में दर्शाते हैं तो उसको बोला जाता है राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, एक आता है थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है जरा उसके बारे में समझते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब एक विशेष प्रकार का मानचित्र बनता है जिसमें किसी स्पेशल जानकारी दी हुई रहती है, तो उसको जैसे मिट्टी का विवरण दिखाया गया है, किस प्रकार का मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है उस तरीके का दिखाया गया है, या कहाँ पे किस तरीके का वन पाया गया है उसको दिखाया गया है, या फिर कहाँ पे वर्षा कितनी मात्रा में होता है उसको दिखाया गया है। जैसे एक मैप आता है रेलवे का, केवल उसमें दिखाया गया कि कौन सा रेलवे लाइन किधर से क्रॉस किया गया, तो वो रेलवे मानचित्र हो गया। तो वो एक अलग कैटेगरी में आएगा जिसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं आगे। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र का 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। प्रतीक से दिखाया जाता है कि किस स्थान पर कौन सा वस्तु है, दिशा मतलब वो उसकी किस दिशा में है, ठीक है, स्पेसिफिक रेफरेंस। उसके बाद उससे डिस्टेंस दिखाया जाता है कि मानचित्र में कि वो मतलब वहाँ से अगर एक स्थान से 2 स्थान है, मतलब एक स्थान यहाँ है एक स्थान यहाँ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो भी दिखाने के लिए मानचित्र में उपयोग किया जाता है, मानचित्र में दिखाता है मतलब, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, दूरी का बात करते हैं, ठीक है। दूरी की बात अगर करेंगे तो दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन मतलब जो एक खींचा गया आरेख है, ठीक है। वो जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई स्थान है, यहाँ मान लेते हैं रांची है और यहाँ पे पटना है, तो इसका डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है उसको एक स्केल के माध्यम से दिखाया जाता है कि ये अगर मान लेते हैं एक स्केल है, एक स्केल अभी पढ़ाएंगे आगे उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक स्केल लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, या एक
1 सेंटीमीटर इक्वल टू जैसा स्केल रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ रहता है स्केल उसके अनुसार, कभी कभी 200 किलोमीटर तक का भी रहता है। ठीक है, तो जैसे बड़े स्थान को दिखाना है, बड़ी दूरी को दिखाना है, तो उसमें स्केल का जो पैमाना होता है वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कागज पर के पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, मतलब एक आरेख होता है जो कि विश्व के या पूरे विश्व को दर्शा सकते हैं या फिर विश्व के किसी एक छोटे से भाग को भी हम उस कागज के पन्ने पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो उसे जो दर्शाते हैं उसी को बोलते हैं आरेखन करना। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब जितना वास्तविक दूरी यहाँ से यहाँ तक है, रांची से पटना तक का दूरी है, उतना ही यहाँ पे भी दिखना चाहिए। मतलब एक स्केल के माध्यम से लेना चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ ले रहे हैं तो वो 5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो उस तरीके के हिसाब से लेना पड़ेगा ताकि यहाँ हम नापें तो एक्चुअल में नापी यहाँ पे भी मतलब उतना ही किलोमीटर दिखाए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना कहने का मतलब यही जो अभी आपको हम बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर, जैसे छोटे स्थान को दिखाना है, जैसे छोटा छोटा 2 गांव है, उन दोनों गांवों के बीच की डिस्टेंस को दिखाना है, तो उसमें इस तरीके का इतना छोटा स्केल हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जब कोई शहर या 2 बड़े शहरों को दिखाना है, जैसे रांची को या दिल्ली को कोलकाता से जोड़ के दिखाना है, तो 1 सेंटीमीटर में लगभग वहाँ 200 किलोमीटर को भी दिखा सकना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे बड़ा डिस्टेंस रहेगा तो उस तरीके से यहाँ पे मतलब उस तरीके का पैमाना लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है कि स्थल पर जो वास्तविक दूरी है और जो मैप में हम लोग दिखा रहे हैं, मानचित्र में दिखा रहे हैं, उसकी दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये एक अनुपात निकल के आ रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जैसे 2 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ था, इसका मतलब था 10 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ, 5 किलोमीटर। मतलब ये अनुपात आया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये लिखा हुआ भी रहता है, अगर आप लोग मानचित्र देखेंगे तो उसके नीचे में लिखा हुआ रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, या उस में जितना भी अनुपात लिया गया, तो जितना का पैमाना का अनुपात लिया गया रहता है वो उसमें लिखा हुआ रहता है मैप में, उसके अनुसार से हम एक्चुअल डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से दिखाया, जैसे आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया था। इसका अभिप्राय क्या है कि इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर दूरी को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये एक पैमाना बन गया। ठीक है, अगर हमको 15 किलोमीटर दिखाना रहता तो क्या करते, 5 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ 3 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाता 15 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी पैमाने का यूज करते, तो अगर हमारा घर और विद्यालय का बीच का दूरी अगर 50 किलोमीटर होता तो इसके अनुसार से अगर लेते तो 10 सेंटीमीटर लेते और ये हो जाता उसके बराबर 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पैमाना के बारे में पता है कि ये पैमाना कितना कितना का दिया हुआ है, तो आप 2 स्थानों के बीच का दूरी को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, छोटे पैमाने का मतलब छोटा डिस्टेंस लेते हैं मैप पर और उससे बड़ा स्थान को दिखाने का कोशिश, बड़े मतलब दूरी को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब इसमें क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर को दिखा रहा है।
इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है, हर एक मैप में, हर एक मानचित्र में एक पैमाना नहीं होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ये मानचित्र है, फिर उसके आधार पर मतलब वहाँ पे उसका पैमाना निर्धारित किया जाए। जैसे गांव का ले रहे हैं और उसमें हम अगर 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर को दिखा देंगे तो वो उतना उपयोगी नहीं होगा सिद्ध। ठीक है, इसलिए उसमें बड़ा पैमाना लिया जाता है और फिर बाद में जो हम लोग जब बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को दिखाते रहते हैं तो उसमें छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, वो डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे अब लोग बात करते हैं, अब आगे जैसे यहाँ पे एक पैमाना खींचा गया है, देखिए यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया। जैसे एक किसी गांव का होगा तो यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, पेड़ को दिखाया, खेल का मैदान है, खेल का मैदान को दिखाया। ये हम अगर छोटे पैमाने वाले मानचित्र को लेंगे तो उसमें नहीं दिखाएगा, ये बड़ा पैमाना वाला मानचित्र है। ठीक है, यहाँ पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस हो सकता है, यहाँ दुकानें हैं। ठीक है, ये रास्ता हो सकता है ना, ये रास्ता है, ये सामुदायिक केंद्र है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे विद्यालय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विद्यालय दिख रहा है आपको, यहाँ पे विकास का घर है, यहाँ शीला का घर है, यहाँ करीम का घर है, यहाँ फलोद्यान है मतलब बगीचा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इसका पैमाना नीचे इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, जो अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि यहाँ जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर का केवल ओनली दिखाया गया है इसमें। ठीक है, मतलब यहाँ अगर हम मैप में 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये एक्चुअल में कितना दिखा रहा है, 10 मीटर को दिखा रहा है डिस्टेंस को। अगर यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये कितना दिखाएगा, 20 मीटर को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका घर का लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह इसका 20 मीटर, जितना जिसका रहेगा उसके अनुसार से नाप करके ले सकते हैं। फिर ये इधर रास्ता को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये रास्ता है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक गांव का मानचित्र दिखाया गया था, इसी को यहाँ ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है, गांव में किस तरीके से है उस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग दूसरी जो आप लोग को बता रहे थे कि मानचित्र का 3 फैक्टर होता है, एक होता है दूरी, ठीक है, और एक होता है दिशा, और एक होता है क्या, एक क्या बताया था आप लोग को, संकेत इसको बोलते हैं, संकेत, या फिर उसको क्या बोला जा गया था, चिन्ह। 1 मिनट देख लेते हैं, इसको बोला गया था प्रतीक, संकेत इसी को बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। प्रतीक लिखा हुआ था इसीलिए एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, इसलिए तो इसको प्रतीक बोलते हैं, है ना। एक होता है दूरी, दिशा, संकेत भी लिखा हुआ मिलता है दूसरे किताबों में, इसीलिए मैंने संकेत को याद कर रहा था। ठीक है, इसलिए, और तीसरा होता है प्रतीक। ठीक है, प्रतीक मतलब आगे आ रहा है, समझाते हैं। प्रतीक का मतलब होता है कि उसको, जैसे अभी दिखा रहा था ना, ये प्रतीक, यहाँ ये प्रतीक बन करके दिखा रहा था, ये प्रतीक कुछ छाप करके, जैसे कुआं को दिखाया गया था, विद्यालय को दिखाया गया था, तो ये प्रतीक का मतलब हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं। ठीक है, दिशा की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना हुआ था। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तीर का निशान बना हुआ होता है, जिसके ऊपर उत्तर, उसका मतलब होता है उत्तर लिखा होता है। यह तीर के निशान के उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये जो ऊपर दिख रहा है वो लिखा हुआ, ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो उसके बाद चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं को, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधान दिग्बिंदु कितने होते हैं, तो प्रधान दिग्बिंदु 4 होते हैं। 4 कौन कौन, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब और एक पश्चिम। ठीक है, ये वाला अभी इसको उप दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि बीच में 4 दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व है, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पश्चिम है। ठीक है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम था ना, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब,
पश्चिम, ठीक है। तो इसके बीच में एक दिशा आ रहा था, इसको उत्तर पूर्व बोला गया, इसको दक्षिण पूर्व बोला गया, इसको दक्षिण पश्चिम बोला गया और इसको उत्तर पश्चिम बोला गया। तो इनकी सब मदद से मतलब हम लोग किसी भी स्थान की एग्जैक्ट जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन लोग मतलब उप दिशा भी इस लोग को बोला जाता है, ठीक है। एक दिक सूचक है जिसको हम लोग कंपास भी बोलते हैं। इससे हमेशा डायरेक्शन पता किया जाता है और इसका जो निडिल होता है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण को ही दर्शाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास का घर, सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा तथा दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे विकास का घर है, सामुदायिक केंद्र से किस दिशा में है, जैसे ये सामुदायिक केंद्र है और ये विकास का घर है, तो ये सामुदायिक केंद्र किधर है, उत्तर में है ना, और इसका किधर है, दक्षिण में। मतलब इसके अनुसार देखेंगे तो इसके दक्षिण में ये हुआ। फिर विद्यालय है और दुकान है, तो इन लोग का किससे है, दुकान के संदर्भ में देखेंगे तो ये विद्यालय पूरब की ओर है और विद्यालय से देखेंगे तो ये दुकानें पश्चिम की दिशा में हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। किसी को बता सकते हैं कि जो दुकान है वो विद्यालय के दक्षिण दिशा मतलब पश्चिम दिशा में है, ठीक है। पश्चिम यहाँ बोला ना था कि दक्षिण बोला गया खत गलती से। यहाँ पे ये पूरब में है, विद्यालय पूरब में और ये दुकानें जो है वो पश्चिम में है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे विद्यालय के संदर्भ दे करके अगर बोलेंगे दुकान किधर है, तो विद्यालय से पश्चिम दिशा में है दुकानें, और दुकान जहाँ है उससे अगर पूछेंगे किसी को कि विद्यालय किधर है, तो बोला जाएगा कि इससे पूरब दिशा में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब पता कर सकते हैं दिशा के माध्यम से कि कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन को कि वहाँ से वो किस तरफ है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर पाएंगे कि मतलब सही कोई भी जगह का जानकारी हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लोग को पसंद आ रहा होगा तो थोड़ा सा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं के पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को में होता है, ठीक है। ये मतलब घड़ी के डायल जैसा होता है, लेकिन वो घड़ी का डायल नहीं होता है, मतलब उसी जैसा होता है। ये इसमें एक निडिल लगा हुआ रहता है। ये हमेशा इसको किधरों भी घुमा देंगे लेकिन ये उत्तर दक्षिण दिशा को ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से भी हम लोग मतलब पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से दिशा में, जैसे कभी जंगल उगल में हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ भटक गया कोई रास्ता वगैरह, तो अगर उसको वहाँ फाइंड करना है कि हम लोग किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो उस समय ये काम देता है। फिर कभी कभी जब हम लोग पानी में रहते हैं, जैसे शिप वगैरह में या जहाज़ में, कोई नाव में है या रास्ता भटक गया है, तो वहाँ पर भी कंपास की मदद से हम लोग दिशा को पता कर लेते हैं। तो जब ये हो जाता है तो उत्तर दक्षिण का पता चल जाता है, तो इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। इस तरीके से हम लोग मतलब पता कर पाते हैं दिशा का, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रतीक का। प्रतीक से पता चलता है कि किस स्थान पर कौन सा चीज़ अवस्थित है, ठीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छायाओं, रंगों या चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। अब हम लोग मानचित्र बना रहे हैं तो मानचित्र में हम लोग कुआं को नहीं दिखा सकते कि यहाँ कुआं है, खोद के तो नहीं दिखा सकते, तो उसका एक प्रतीक होता है, तो उस प्रतीक को हम लोग वहाँ मतलब दिखा देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुआं है। जैसे रेल का पटरी कहीं से गुजर रहा है, तो अब हम रेल का पटरी वहाँ बिछा के तो नहीं ना दिखाएंगे, तो उसका एक प्रतीक होता है, तो वो प्रतीक वहाँ दिखा देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि मतलब यहाँ पे कुआं मतलब रेल का पटरी है। तो उसी तरीके से और भी चीज़ों को, जैसे सड़क है, पुल है, कुछ भी चीज़ है, तो उसको हम लोग वहाँ पे दिखा देते हैं प्रतीक से, है ना। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके हम मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है, ठीक है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप मतलब इन चिन्हों की सहायता से उस जगह का मतलब जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कुछ प्रतीक दिखाया गया, जैसे रेलवे लाइन है, उसमें बड़ी लाइन है अगर तो इस तरीके से दिखाया जाएगा, मीटर लाइन है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाएगा, रेलवे स्टेशन कहीं पे है तो उसको इस तरीके से दिखेंगे। अगर हम कहीं नए जगह पे गए और वहाँ का मैप अगर हमको पता है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेशन किधर है या कुछ भी किधर। लेकिन आजकल गूगल मैप का ज़माना है,
तो हम लोग आसानी से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब सड़कें हैं, अगर पक्की सड़क है तो इस तरीके से शो किया हुआ रहेगा, कच्ची सड़क है तो इस तरीके से शो किया हुआ रहेगा। अब सीमा कहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो राज्यों, दो मतलब देशों के बीच की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अगर राज्यों के बीच का सीमा है तो इस तरीके से दिखाते हैं, और जिला का बीच का सीमा है तो इस तरीके से दिखाते हैं। फिर नदी का इस तरीके दिखाते हैं, कुआं को इस तरीके से दिखाते हैं, तालाब को इस तरीके से दिखाते हैं, नहर को इस तरीके से दिखाते हैं, पुल को इस तरीके से दिखाते हैं। आप लोग रास्ते में क्रॉस करते होंगे तो देखते जरूर होंगे कि मतलब पुल अगर कहीं आने वाला रहता है तो कुछ इस तरीके का सिंबल बना के दिखाया हुआ रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, मंदिर अगर कहीं है तो इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है, गिरजाघर है तो इस तरीके का यूज करेंगे, मस्जिद है तो इस तरीके का यूज करते हैं, मतलब मैप में दिखाने के लिए। छतरी है तो कुछ इस तरीके का दिखाते हैं, इसको छतरी लिखा हुआ है, छतरी, इसको ये क्या बोलते हैं, चर्च वगैरह, तो उसको इस तरीके से दिखा देते हैं। चर्च हालांकि ये वाला है, गिरजाघर इसको कुछ और होगा, है ना। चलिए, पोस्ट ऑफिस को अगर लिखा हुआ है तो कहीं पे इस तरीके देखिए, पी ओ लिखल आपको ऊपर दिखा होगा, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट एवं टेलीग्राफ का है तो ये इसको दिखाते हैं, और पुलिस स्टेशन है तो उसको PS से दिखाते हैं। ठीक है, बस्ती है कहीं बसा हुआ तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं, और कब्रिस्तान कहीं है पे इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, पेड़ कहीं पे है तो इस तरीके से दिखाते हैं, और कहीं पे घास है तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इस तरीके का प्रतीक का उपयोग करके हम लोग मतलब दिखाते हैं मानचित्र पर। ठीक है, अब यहाँ पे है कि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, और ये रूढ़ माने जाते हैं। ठीक है, रूढ़ कहने का मतलब ये, जब भी कोई भी मानचित्र बनाएगा तो इसी तरीके से ही दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब किसी गांव या किसी शहर का दिखाया गया है, एक सुंदरपुर गांव है, इसके आसपास का क्षेत्र को दिखाया गया, तो देखें किस तरीके से है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का सिंबल से क्या इसको दिखाते हैं, गिरजाघर को दिखाया गया था शायद, देखिए प्लस का साइन अक्सर गिरजाघर को ही दिखाता है। अच्छा, ये मस्जिद को दिखाया गया है। ठीक है, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला साइन है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो हो गया वो मस्जिद दिखाया गया। फिर यहाँ पे बस्ती बसा हुआ है उसको दिखाया, यहाँ पेड़ है उसको दिखाया गया है। ठीक है, ये पेड़ को दिखाया गया है, ये भी पेड़ को दिखाया गया, और ये गाँव का नाम दिखाया गया है बसंतपुर। यहाँ से एक रेलवे लाइन क्रॉस किया गया है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, ये पेड़ है, ये तालाब है, और ये भी पेड़ है, ये उत्तर दिशा को दिखाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे क्या एक बाउंड्री खींचा गया है। ठीक है, ये किसको दिखा रहा था जरा देखेंगे। इस तरीके का जब हम लोग को सिंबल मिलता है तो ये क्या दिखाता है, रेलवे स्टेशन को दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, रेलवे स्टेशन को दिखा रहा है, ये रेलवे मीटर लाइन को दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रेलवे मीटर लाइन को दिखा रहा है, और ये रेलवे स्टेशन को दिखा रहा है, ये वाला जो, ठीक है, मोटा वाला जो दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन को दिखा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक पुल को दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके यहाँ एक बस्ती बसा हुआ है, RS का मतलब ये रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये डुमरी दिखा रहा है, डुमरी मतलब कोई एक गांव का नाम है उसको दिखा रहा है। ये PS मतलब पुलिस स्टेशन दिखा रहा है, ये पेड़ उड़ को दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम मतलब देख सकते हैं कि मतलब कहाँ पे क्या क्या है। तो हम तो वहाँ गए नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे कि इसके इस साइड, इसके दक्षिण में, इसके उत्तर में, इसके पश्चिम में, इस तरीके का मतलब वहाँ पे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जैसा दिखा रहा है, ये पुलिस स्टेशन दिखा रहा है, ये विद्यालय दिखा रहा है, यहाँ पे कब्रिस्तान को दिखा रहा है, ये मंदिर को दिखा रहा है, और ये नदी को दिखा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम इस मैप के माध्यम से समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। प्रतीक कहे जाते हैं, मतलब प्रतीक का मतलब जो आगे पढ़ रहे थे उसके अंदर कुछ रूढ़ प्रतीक जैसे 4.3 में दिखाए गए। ये जो ऊपर हम लोग फोटो देख रहे थे सबसे ऊपर वाले में, उसमें दिखाया गया था, इस फोटो की बात किया गया। 4.3 कहने का मतलब ये वाला फोटो। ठीक है, इसमें दिखाया, देखिए 4.3 है नहीं, इसमें दिखाया गया है कि मतलब कहाँ पे किस चीज़ को कैसे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पुलिस स्टेशन है तो कैसे दिखाते हैं, पोस्ट ऑफिस है तो कैसे दिखा रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इस सबको हम लोग देखने का, पुल को, नहर को देखने का कोशिश कर रहे हैं कि कब्रिस्तान है, यहाँ घास का है, यहाँ पेड़ है, इन सबको कैसे हम लोग दिखाते हैं उसका एक प्रतीक दिया हुआ है, और ये हर जगह मान्य होता है, हर एक मानचित्र के लिए मान्य होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ों को, जैसे विभिन्न रंगों के उपयोग करके इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों और पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। याद रखना है, ठीक है। नीले रंग से किसको दिखाया गया है? जलाशयों को दिखाना है। जहाँ भी जल उपस्थित रहेगा उसको नीले रंग से दिखाया गया। जैसे देखिए यहाँ नदी बह रही है तो नदी में पानी होता है, जल होता है, तो इसको हम लोग नीले रंग से दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ एक तालाब बना हुआ था तो इस तालाब को हम लोग नीले रंग से दिखाएं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ये जलाशय है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नीले रंग से जलाशयों का उपयोग करते हैं, भूरा रंग से पर्वतों का उपयोग करते हैं। यहाँ तो पर्वत दिखाया नहीं गया, इसलिए पीला रंग से पठारों को दिखाया गया, हरा रंग से मैदानों को दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेखा चित्र का, ठीक है। सॉरी, रेखा चित्र का अगर बात करते हैं हम लोग तो रेखा चित्र एक आरेखन होता है। आरेखन मतलब ये वो रफ स्केच जैसा होता है, ठीक है, जो पैमाने पर आधारित न हो करके यादाश्त तथा स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। ये एक मतलब यादाश्त के जैसा होता है कि इस तरीके का कुछ मैप होगा। जैसे हम लोग अपना बनाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये मेरा घर है, यहाँ से एक गली निकला हुआ है, इस तरीके से यहाँ से निकल करके आगे जाएंगे तो यहाँ एक विद्यालय है, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ एक हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से मतलब आरेखन खींचा जाता है, तो इसको बोलते हैं आरेखन। ये बिना पैमाना का खींचा हुआ रहता है, एक बस यादाश्त के लिए, ठीक है। तो इसको रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष में दिखाने के लिए। मान लीजिए आपको अपने मित्र के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जो मतलब बिना पैमाना का खींचा जाता है कि रफ स्केच की तरफ, तो उसको रेखा चित्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं खाका के बारे में। खाका क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र, जैसे गांव का एक छोटा सा क्षेत्र है, या फिर कोई खास एरिया है, कोई मतलब कोई बड़ा सा प्लॉट है, उसमें ये मतलब प्लानिंग करना है, किस किस तरीके से बनाना है, तो उस चीज़ को भी खाका बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक बड़े पैमाने पर मानचित्र को हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में दिखाया नहीं जा सकता है। उस समय हम अब लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींचते हैं जिसे खाका कहते हैं। जैसे हम लोग घर आजकल बनवाते हैं तो लोग इंजीनियर से नक्शा निकलवाते हैं, तो उसको भी हम लोग खाका कह सकते हैं। उसमें जैसे मान लेते हैं एक हमारा प्लॉट था, प्लॉट मतलब एक हमारा ज़मीन है, उसमें हमको घर बनवाना है। घर बनवाना है तो किस तरीके से कहाँ पे क्या रहेगा उसके बारे में, जैसे यहाँ एक रूम निकला, फिर यहाँ कुछ निकला, किचन निकला, बाथरूम निकला, फिर यहाँ एक रूम निकला, फिर इस तरीके से यहाँ सीढ़ी गया, या फिर कुछ इस तरीके से बना, यहाँ एक रूम बना, यहाँ पे हॉल बना, ठीक है, यहाँ पे एक रूम बना, यहाँ पे कुछ और बना, स्टोर रूम बना। तो इस तरीके से मतलब बनाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं खाका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आगे जो वीडियो आने वाला हो रहेगा उसके बारे में हम लोग चौथा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगला वीडियो में 5वें चैप्टर को पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो 5वां चैप्टर के लिए आप लोग अगर पढ़ना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।